हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के टॉपिक की, जो कि है आपका यूनेस्को। क्या है भाई? यूनेस्को के बारे में आज हम यहाँ पर फुल डिटेल देखेंगे, कब इसकी स्थापना हुई, इसके हेड कौन है ना, इसके वाइस प्रेसिडेंट वगैरह जो भी सारी चीज़ें वो यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई यूनेस्को है, ठीक है। तो यूनेस्को का हम क्या देख लेंगे? पहले तो फुल फॉर्म देख लेंगे कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। क्लियर? ठीक है। चलिए, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ये आपकी यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। स्थापना कब होती है भाई इसका? तो इसकी स्थापना होती है 16 नवंबर 1945। कब होती है? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। क्लियर? इतना समझ आया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट देखें, इसका टाइप क्या है? तो ये एक संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है। कैसी है? किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। किसकी है भाई? संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। क्लियर? इतना समझ आया? चलिए अब हम देखते हैं कि इसकी जो लीगल स्टेट है, मतलब इसकी जो वैधानिक स्थिति है वो कैसी एक्टिव है। ये क्या है? सक्रिय एक एजेंसी है। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? ये पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में है। इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है? तो वो हैं आपके खालिद अल एनानी। खालिद अल एनानी इसके क्या हैं? मुख्य या महानिर्देशक हैं। इससे पहले कौन थे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर? इसके उप महानिदेशक तो ये हैं आपके आशा सल्टर रेगनर। कौन है? आशा सल्टर रेगनर इसके उप महानिदेशक हैं। क्लियर हुआ? इतना समझ आया? चलिए आगे बढ़ें। अब हम देखते हैं इसकी स्थापना को भी। भारत ने कब इसमें एंट्री ली, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? समझ आया? इतना आ गया भाई समझ? चलिए तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर जिसे 1972 में स्थापित किया गया था। ठीक है। दुनिया भर के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, क्या बोला गया है भाई? सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों द्वारा मान्यता देता है। ठीक है, और इसकी रक्षा करता है। क्लियर हुआ? कब इसकी स्थापना हुई? 1972 में इसकी स्थापना हुई। इतना क्लियर हुआ आप सभी को? ठीक है। और ये लागू कब हुआ? 1975 में। देखो इसकी स्थापना जो थी, स्थापना तो इसकी 1972 में हुई। ठीक है, पर ये जो लागू कब हुआ वो हुआ आपका 1975 में। क्लियर हुई इतनी चीज़ें? ठीक है, आया। भारत ने कब इसमें एंट्री की भाई? हाँ, आधिकारिक तौर पर भारत इसमें कब सम्मिलित हुआ? तो ये हुआ आपका 14 नवंबर 1977 में। कब हुआ? 14 नवंबर 1977 में। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब हम यहाँ देखते हैं कि वर्तमान भारत में यूनेस्को की कितनी विरासत है। तो ये है आपकी 44, जिसमें से 36 कितनी? जो 36 है वो सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक नेचुरल है और एक आपकी कंबाइंड है, मतलब कि वो आपकी सांस्कृतिक भी है और प्राकृतिक भी है ना। इस से बोलेंगे कि एक मिश्रित है। 36 आपके सांस्कृतिक है, ठीक है, जिसमें से 7 आपकी प्राकृतिक है और एक आपकी मिश्रित है। इतना क्लियर हुआ? आया इतना समझ में? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो इंडिया में कितनी है? 44। क्लियर? जिसके साथ 6 नंबर पे हमारा भारत आता है आपकी यूनेस्को साइट की लिस्ट में। तो पहले पे कौन है भाई? पहले पे आपका इटली है जिसमें 60 है। फर्स्ट पर है आपका इटली, सेकंड पर है आपका यूनेस्को। क्लियर हुआ? कितनी संख्याओं के साथ? 59। ठीक है, उसमें 60 है और बल्कि 16 इटली में और चीन में 59 है। थर्ड पोजीशन पे आपका आता है जर्मनी जिसमें 54 है। उसी के साथ आपकी 6th रैंक पर आता है आपका इंडिया जिसमें 44 है। ठीक है। अब सर्वाधिक यूनेस्को वाला
जो स्थल है, मतलब कि जो यूनेस्को वाला शहर है, उस शहर का नाम क्या है? तो ये है आपका कम्बोडा, स्पेन। कहाँ का है भाई? ये है आपके कम्बोडा, स्पेन का। क्लियर? कम्बोडा, स्पेन। ये सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा यूनेस्को स्थल आपके इसी शहर में, कम्बोडा, स्पेन, जो कि आपके स्पेन में है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या हुआ कि जब आपकी 30 जुलाई को, 30 जुलाई 2024, थोड़ा सा पुराना डाटा है, ठीक है। नई दिल्ली में जब यूनेस्को धरोहर की सबमिट हुई थी, तो वो कौन से नंबर का सत्र था? आपके 46 नंबर का, ठीक है। और इसी के साथ दुनिया भर में कितनी आपको नई हेरिटेज मिली थी? आपको 24 हेरिटेज मिली थी, ठीक है। कौन से? 46 सबमिट में आपको 24 क्या मिली थी? मतलब कि आपको स्थल मिले थे, यूनेस्को स्थल मिले थे, हेरिटेज मिली थी। क्लियर? देखो इसी सूची में ये हमने देख लिया है कि सूची में जो आपका 60 स्थलों के साथ आपका इटली पहले है, 59 के साथ आपका चीन दूसरे पर है, वहीं 44 के साथ हमारा इंडिया है 6 पोजीशन पे। क्लियर? क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए अब हम देखते हैं। देखो ये कौन से नंबर की थी? 46 नंबर की। जो अब हुई थी वो हुई थी आपकी 47 नंबर सेशन। कितने नंबर का हुआ था? 47 नंबर का आपका सेशन हुआ था। क्लियर? इतना समझ में आया? कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलिए तो क्या हुआ था कि जुलाई 2025 में फ्रांस के पेरिस में आयोजित, कहाँ? फ्रांस के पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47 नंबर की जो आपका सत्र हुआ था, उसमें जो भारत की तरफ से जो आपकी हेरिटेज सम्मिलित हुई थी वो कौन सी थी? भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। किसको? मराठा सैन्य परिदृश्य को। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मराठा सैन्य परिदृश्य। इसी के साथ ये आपके 44 नंबर की क्या बन गई थी? विश्व धरोहर हमारे इंडिया से बन गई थी, ठीक है। क्लियर हुआ? इतना आया समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं कि जो आपके मराठा साम्राज्य के उत्थान के दौरान 12 रणनीतिक किलों का एक जाल है। कैसे हैं? इसमें आपके 12 किले हैं, ठीक है। कैसे? 12 किले हैं जो एक नेचुरल लैंड, मतलब कि प्राकृतिक भूभाग का उपयोग करते हैं, ठीक है, उसका रक्षा करते हैं। क्लियर? अब देख लेते हैं भाई, पहले तो देख लेते हैं ये 12 किले आपके सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, आपके 11 किले जो आपके हैं वो महाराष्ट्र में है, एक आपका तमिलनाडु में है। क्लियर? अब हम वो जो आपके 11 महाराष्ट्र में, पहले उनको देख लेते हैं। पहला है आपके सालेहेर, सिवनेरी, लोहगढ़, खांडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पहनाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। ये 11 आपके कहाँ है भाई? आपके महाराष्ट्र में है। एक जो आपके तमिलनाडु में है उसका नाम क्या है? जिंजाली। आपको जिंजाली याद रखना है मेनली, कि जिंजाली जो है वो आपके तमिलनाडु में है। क्लियर? बाकी तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये सारे आपके महाराष्ट्र में रहेंगे, पर जो जिंजली किला है ये आपका तमिलनाडु में है। क्लियर? ये देखो जिंजली फोर्ट कहाँ है? आपके तमिलनाडु में है, बाकी सारे आपके महाराष्ट्र में। क्लियर? इतना समझ आया? चलिए अब हम देख लेते हैं जो हमने देखी थी कि आपकी जो 7 कैसी थी, 7 आपकी प्राकृतिक जो धरोहर थी, पहले हम उसको देख लेते हैं। जिसे आप क्या बोलेंगे? 7 प्राकृतिक विरासत स्थल, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम आप ये क्यों पढ़ा रहे हो कि 7? देखो 36 तो आप याद कर नहीं पाओगे ना, आप 7 याद कर लो, 7 के साथ एक हम क्या कर लेंगे, जो हमारी कंबाइंड है वो भी याद कर लेंगे, ठीक है। तो पहले 7 में हम देख लेते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी 7 जो आपकी प्राकृतिक विरासत में सम्मिलित हैं और वो किस स्टेट में है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। भाई कमेंट कर दिया करो, या कमेंट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। चलिए देखो, तो पहला कौन सा है आपका जो आपकी प्राकृतिक विरासत है? वो है आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है।
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ये आपका कैसा है, नेचुरल है ना। फिर सेकंड क्या आ जाएगा, सेकंड हम ले लेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी कैसा है आपका, प्राकृतिक विरासत है। थर्ड केवलादेव नेशनल पार्क। फोर्थ क्या रहेगा आपका, ये है आपका मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये आपकी कैसी है, नेचुरल हेरिटेज है। फिफ्थ नंबर पे ये रहेगी आपकी नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी, ठीक है। सिक्स नंबर पे क्या है, सुंदरबन नेशनल पार्क, सॉरी क्या है भाई आपका, सुंदरवन नेशनल पार्क, ठीक है। एंड लास्ट है आपका पश्चिमी घाट। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि ये किस स्टेट में, ग्रेट हिमालय, काजीरंगा, केवलादेव, मानस, नंदा देवी फूलों की घाटी, सुंदरबन नेशनल पार्क और पश्चिम घाट, ये किस स्टेट में है, ये आपका होमवर्क है भाई। ये होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी 7 प्राकृतिक स्थल हैं। क्लियर हुआ इतना, ठीक है, इतना समझ आया। चलिए देखो, अब हम बात करते हैं कि जो टोटल हेरिटेज है हमारी वो कितनी है, 1248 है ना, कितनी है, 1248 है जो आपकी ओवरऑल वर्ल्ड में है, ठीक है। अब देखो जो हमारी कंट्रीज हैं वो कितनी है, 196 है, इसमें से सिर्फ आपके 170 के पार ही वही पावर है जो इस साइट को सम्मिलित कर सकती हैं, उस पर साइन कर सकती हैं। सारे जो आपकी कंट्रीज हैं उनको नहीं है, सिर्फ 196 में से 170 कंट्री के पास वो पावर है जो उस पर अपना ओपिनियन रख सकती हैं या अपना कोई भी उद्देश्य दे सकती हैं, ठीक है। सारी कंट्रीज के पास नहीं है। क्लियर, इतना समझ आया इतना समझ में। चलिए आगे बढ़े। ओके, अब हम बात कर लेते हैं भाई जो हमारे क्या हैं, विश्व धरोहर है और जो क्या है, किस स्टेट में है, किस ईयर ये बनी, ठीक है। देखो सबसे पहले जो थी वो आपकी क्या थी, आगरे का किला। क्या था भाई, आगरा का किला, ठीक है। कहाँ है, आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कब सम्मिलित हुआ, 1983 में। देखो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, 1983 में आपकी 4 यूनेस्को धरोहर सम्मिलित हुई थी आपके भारत से। कौन कौन सी, देखो पहला हुआ आपका आगरा किला, ठीक है। दूसरा ताजमहल, ठीक है। तीसरा अजंता की गुफा, ठीक है। और फोर्थ ये हुई आपकी एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफाएं। तो ये कैसी थी, ये जो 4 आपकी जो विश्व धरोहर थी ये एक ही साल में सम्मिलित हुई थी। क्लियर, इतना समझ में आया। चलिए, तो फर्स्ट क्या था, आगरे का किला। सेकंड क्या है आपका, ताजमहल, ये भी उत्तर प्रदेश से है, 1938 में 83 में सम्मिलित हुआ। क्लियर। आगरे का ताजमहल किसने बनवाया था भाई, आगरे का किला किसने बनवाया था, अकबर द्वारा, और ताजमहल शाहजहां द्वारा इसे निर्मित किया गया था। कब, 1631 से 1648 के बीच। इसके वास्तुकार कौन थे, जिन्होंने इसका पर्टिकुलर हिस्सा एक पार्ट को बनाया, वो थे आपके उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। क्लियर, ये आपका क्या है भाई,
आगरे के ताजमहल की आपको यहाँ पर फोटो दिख रही होगी। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि चार थी, आपको मैंने बताया था ना कि चार चीज़ें जो सम्मिलित हुई थी, उसमें से एक और है आपकी अजंता की गुफा। देखो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है 1983 में। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया। कितनी गुफाएं हैं भाई? 29, माफ़ करिएगा, 29 यहाँ पर गुफाएं हैं, जो कि किसके द्वारा? वकाटक वंश द्वारा निर्मित है और बाघोरा नदी के किनारे। पूछ सकते हैं कि आपकी अजंता की गुफाएं किस नदी किनारे हैं, तो ये बाघोरा नदी के किनारे हैं। क्लियर, इतना समझ में आया। अच्छा, जो आपकी अजंता की गुफाएं हैं उसमें जो चित्रकारी है, जिसे कहेंगे कि पेंटिंग है ना, चित्रकारी यहाँ पर लिख देंगे, मैं लिख देती हूँ चित्रकारी। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फ्रेस्को। क्या है उस चित्रकारी का नाम? फ्रेस्को उस चित्रकारी का नाम है जो आपकी अजंता की गुफाओं में उकेरी गई हैं या फिर बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपके कौन सा? एलोरा की गुफा। ये भी आपके महाराष्ट्र में, अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा दोनों आपकी कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में। क्लियर, 1983 में बनाएंगे। टोटल कितनी है? 34 है। ठीक है, कितनी है? 34 है। महाराष्ट्र के किस जिले में है या किस नगर में है? तो ये संभाजी में। कहाँ? संभाजी नगर। ठीक है, इसका पुराना नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे। क्लियर हुआ इतना? चलिए देखो, जो आपकी एलोरा की गुफाएं हैं उसमें कितनी? 34 है। तो 34 की 34 किसी एक समुदाय धर्म की तो नहीं हो सकती है ना, है ना। तो देखो, जो इसमें 1 से 12 जो गुफाएं हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? वो आपके बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। बौद्ध धर्म। ठीक है, कितनी गुफाएं हैं टोटल इसमें? 12। जो 13 से लेकर 25 तक हैं ये आपके हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करती है। किसको? हिंदू धर्म को। कितनी? 17 गुफाएं हो गई हैं। अब जो आपकी, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर जो आपकी आएंगी 30 से 34। ठीक है, 30 से जो 34 आपकी गुफाएं हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी? जैन धर्म को। किसको? जैन धर्म को। जैन धर्म को। ठीक है, जैन धर्म को। क्लियर, इतना समझ में आया? ये आपका 30 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे, ये आपकी कहाँ है? महाराष्ट्र संभाजीनगर में। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? और ये किस पहाड़ी पर है? चारहाड़ी पहाड़ी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको फोटोज भी प्रॉपर विजिबल हो। क्लियर। कोणार्क सूर्य मंदिर ये किस स्टेट में भाई? आपके उड़ीसा में है। 1984 में इसे सम्मिलित किया गया। नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। ठीक है, और कलिंग वास्तुकला का ये एक उदाहरण है। किसका है? कलिंग वास्तुकला का एक ये उदाहरण है। क्लियर। अब कोणार्क सूर्य मंदिर ही आपके 10 रुपये के नोट पर है। कितने के नोट पर है भाई? आपके 10 रुपये के नोट पर है। क्लियर, इतना समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे दिया गया महाबलीपुरम के स्मारक, जो कि आपके तमिलनाडु में है। कहाँ है भाई? तमिलनाडु में। किस ईयर में? 1984। 1984 में आपके कोणार्क सूर्य मंदिर को सम्मिलित किया गया। 1984 में आपके महाबलीपुरम स्मारक को सम्मिलित किया गया। ठीक है, पल्लव राजाओं द्वारा क्या? पंचरथ, जो कि महाभारत से संबंधित है। अब जब पंचरथ की बात की गई है तो इसमें जो 5 रथ हैं वो किस किस के हैं? एक आपके युधिष्ठिर के हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ युधिष्ठिर, है ना। फिर भीम, युधिष्ठिर भीम अर्जुन, युधिष्ठिर भीम अर्जुन कितने हो गए? 3। फिर नकुल और सहदेव, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। द्रौपदी के ये रथ हैं।
किस किस को रिप्रेजेंट, किस किस के हैं ये रथ? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के रथ हैं, जिसे पंचरथ कहा जाता है, जो कि महाभारत से संबंधित है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आता है काजीरंगा उद्यान। ये आपके कहाँ है भाई? जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये कहाँ है? ये है आपके असम में। कहाँ है भाई? असम में। ठीक है, और ये कैसा है? ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक विरासत है। कैसी है? प्राकृतिक विरासत। अभी हमने जो ऊपर पढ़ी थी ना 7, उनमें थी ना ये, तो ये आपकी एक प्राकृतिक विरासत है। ठीक है, 1974 में इसे कैसा नेशनल पार्क के तौर पर इसे स्थापित किया गया और 2007 में से टाइगर रिजर्व बनाया गया। क्या? टाइगर रिजर्व। इसमें एक सींग वाले गैंडे प्रसिद्ध हैं। कैसे? जिसके एक सींग राइनो बोलते हैं। ये है, देखो एक सींग है ना इसका, ये बिल्कुल नाक पर निकला रहता है। ठीक है, चलिए मानव राष्ट्रीय उद्यान। मानव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई? आपके असम में है। ठीक है, 1985 में। काजी और मानव एक ही साल में उत्पन्न हुए आपके 85 में। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट टाइगर में कब सम्मिलित हुआ? 1973 में। कब? 1973 में ये हुआ। और ये क्या है भाई? बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व भी है आपका। कौन सा? नेशनल राष्ट्रीय मानव राष्ट्रीय पार्क। क्लियर? इतना समझ में आया आप सभी को? चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पर दिया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये भी क्या है आपका? नेचुरल है ना, प्राकृतिक है, प्राकृतिक विरासत है। कौन सी? आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपके राजस्थान में है। कब सम्मिलित किया गया? 1985 में। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। इसका पुराना जो नाम था वो क्या था भाई? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। क्लियर हुआ इतना? आज की थोड़ी सी पीपीटी ना गड़बड़ बनी है क्योंकि स्पेस कम है ना, स्पेस कम है आज की पीपीटी में। कोई बात नहीं, मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि क्लीन लिखूँ। ठीक है, फिर आपके आएगी हम्पी के स्मारक समूह। क्या आएगी? हम्पी के स्मारक समूह कर्नाटक में 1986 में सम्मिलित। तुंगभद्रा नदी के किनारे है भाई। कहाँ है? जो आपके हम्पी के स्मारक समूह है ये आपकी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित। और ये जो आपका हम्पी के स्मारक है कितने के नोट पर है? आपके 50 के नोट पर है। ठीक है, और जो स्मारक है ये किसको समर्पित है? लॉर्ड शिव को समर्पित है। ठीक है, हम्पी ने विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी के रूप में सर कार्य किया। ठीक है, कैसी अंतिम राजधानी रही है आपकी हम्पी की। क्लियर हुआ? इतना आया आप सभी को समझ में? चलिए आगे देखें। अब दिया गया है खजुराहो के स्मारक। कहाँ पर है ये भाई? आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये देखो कहाँ है भाई? आपके मध्य प्रदेश में है। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। हिंदू धर्म, जैन धर्म की यहाँ पर क्या है? मंदिर है। ये सिर्फ किस किस को समर्पित है? आपके हिंदू धर्म और जैन धर्म को ही समर्पित है ये मंदिर। कहाँ के? आपके खजुराहो के मंदिर। ठीक है, जो खजुराहो की स्मारक है ये आपके सिर्फ हिंदू और जैन धर्म को ही समर्पित है। क्लियर? 1986 में सम्मिलित हुआ। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 1986। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 1986 सॉरी। ठीक है, विजय का नगर अकबर द्वारा निर्मित यहाँ पे पंचमहल और अनूप तालाब स्थित है। कौन सा तालाब? अनूप तालाब यहाँ पर स्थित है। क्लियर? विजयनगर है और अकबर द्वारा निर्मित है। फतेहपुर सीकरी आपके उत्तर प्रदेश। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में है और इसे 1986 में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया। क्लियर? गोवा के गिरजाघर व कॉन्वेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है पढ़ लो। 1986 में सम्मिलित किया गया। गोवा के तो समझ में ही आ जाएगा। पुर्तगाली राजधानी रहे इस शहर के चर्च एशिया में धर्म प्रचार का प्रतीक है। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं आपके महाराष्ट्र में है। 1987 में
सम्मिलित हुई। कब हुई? 1987 में सम्मिलित हुई। क्लियर? इतना समझ में आया? अब घारापुरी गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं का स्थानीय नाम है। जो यहाँ के लोकल लोग जो एलिफेंटा की गुफाओं से किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं? घारापुरी गुफाएं, है ना। घारापुरी कैप्स के नाम से क्या करते हैं? सम्मानित करते हैं, या फिर लोकल एरिया के लोग वहाँ बोलते हैं। यहाँ पर 7 गुफाएं, कैसे 7 कैप्स हैं यहाँ पर। कहाँ? एलिफेंटा की गुफा में। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट है आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। क्या है भाई? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपका कैसा है? नेचुरल है, प्राकृतिक है। ये आपकी प्राकृतिक विरासत है, आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल, 1987। यह गंगा डेल्टा का हिस्सा है। किसका है? गंगा डेल्टा का हिस्सा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण बांग्लादेश की सीमा पर करती है। क्लियर? सभी को पता है कि सबसे बड़ा डेल्टा आपके कहाँ पर है ना। फिर आएगा पट्टदकल के स्मारक समूह, कर्नाटक, 1987 में 3 हिंदू मंदिर, 1 जैन मंदिर, जो कि आपके विरूपाक्ष मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर है, ये भी आपके कहाँ है भाई? आपके कर्नाटक में है। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है चोल मंदिर, तमिलनाडु में। कहाँ है आपके? तमिलनाडु में। 1987 में से सम्मिलित किया गया। राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित है। चोल मंदिर राजा चोल द्वारा सम्मिलित है। वृदेश्वर, तंजावुर और ऐरावतेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? आपके चोल मंदिर में। ठीक है? क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? फिर इसमें तंजावुर में वृदेश्वर मंदिर, गंगाईकोंडा चोलीश्वरम वृदेश्वर मंदिर, और दारासुरम में ऐरावत मंदिर जैसे मंदिर यहाँ पर शामिल हैं। उन मंदिरों के नाम हैं। ठीक है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूल घाटी नेशनल पार्क, ये आपके उत्तराखंड में है। ये भी प्राकृतिक है। कैसा है भाई? प्राकृतिक है। क्लियर? 1988 में से सम्मिलित किया गया। सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश, 1989 में से सम्मिलित किया गया। अशोक द्वारा निर्मित 200 के नोट पर अंकित है। ठीक है? इस पर क्या है भाई? जातक कथाएं हैं। ठीक है? और इसकी खोज किसने की थी? हेनरी टेलर ने सांची के स्तूप की खोज 1818 में की थी। कब की थी? 1818 में हेनरी टेलर ने सांची के बौद्ध स्तूप की खोज की। ठीक है? हुमायूं का मकबरा आपके दिल्ली में है, राजधानी से पहले ही यूनेस्को स्थल में सम्मिलित हुआ। 1993 में ये आपका क्या बन गया था? विश्व धरोहर बन गया था। क्लियर? फिर आपका आता है कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक, नई दिल्ली या दिल्ली में, 1993 में। भारतीय पर्वत रेलवे। ठीक है? इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है? तो पहला है आपका दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, जिसे पश्चिमी रेलवे कहा जाता है। नीलगिरी हिमालय, ये 2005 में सम्मिलित हुआ। और कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश, ये 2008 में सम्मिलित हुआ आपके विश्व धरोहर में। ठीक है? तो इसे क्या कहेंगे? भारतीय पर्वतीय रेलवे। ठीक है? इंडियन माउंटेन्स रेलवे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। बोध गया का महाबोधि मंदिर कहाँ है भाई? बोध गया आपके बिहार में। महाबोधि मंदिर निरंजना नदी के किनारे है। कहाँ है भाई? इंपॉर्टेंट है, निरंजना नदी के तट पर है। 2002 में इसे शामिल किया गया आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में। क्लियर? भीमपेटिका की गुफाएं, ये आपके मध्य प्रदेश में 2003 में से सम्मिलित किया गया है। और विंध्य पर्वत के नीचे स्थित है। ये कहाँ है? विंध्य पर्वत के नीचे स्थित है। और 1957 में वी.एस. वाकरकर ने इसे खोजा। किसने? वी.एस. वाकरकर ने। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है? इतना समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। क्या है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसका पुराना नाम क्या भाई? पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम, इसका पुराना नाम था विक्टोरिया टर्मिनल। क्या था? विक्टोरिया टर्मिनल। क्लियर? इतना समझ में आया? ठीक है?
आया इतना समझ में? चलिए, जो आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, ये किस, इसकी जो शैली है, ये किस शैली में बना है? विक्टोरिया गोथिक शैली। कौन सा है? यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ये जो निर्मित है, इसकी जो शैली है वो कैसी है? विक्टोरिया गोथिक, विक्टोरिया गोथिक शैली, विक्टोरिया गोथिक शैली है। क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए, चंपानेर उद्यान पावागढ़ पुरातत्व, ये आपके गुजरात में है, 2004 में से सम्मिलित किया गया। क्लियर? चलो, मैं इसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने जैसा है नहीं है, तो बेवजह आपका टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं कि मैं इसे 1 घंटा 1.5 घंटा या ऐसे कुछ बनाऊँ। नहीं नहीं, सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और आसानी से इसे हल कर लेंगे। ठीक है। लाल किला दिल्ली में 2007 में से सम्मिलित किया गया। क्लियर हुआ इतना? शाहजहां द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा निर्मित है। यमुना नदी के किनारे है और लाल किला आपके 500 रुपये के नोट पर चित्रण है। इसे शाहजहां की राजधानी शाहजहानाबाद के महल किले के रूप में बनाया गया। ठीक है, ठीक है। और जो आपका सलीमगढ़ किला है, इसी परिसर का एक हिस्सा, इसमें इस जो आपका लाल किला है ना, इसी में आपका एक सलीमगढ़ परिषद भी जो इसी किले का हिस्सा है। क्लियर? जंतर मंतर 2010 में जयपुर राजस्थान में है। ठीक है। जंतर मंतर देखो 3 जगह पर है। कितनी जगह पर है? सॉरी 3 नहीं, सॉरी माफ़ करिएगा, 5 जगहों पर है। कितनी जगहों पर है? 5 जगहों पर है, जिसमें से आपका जो जयपुर का जंतर मंतर है उसे वर्ल्ड हेरिटेज में सम्मिलित किया गया। पहले तो देख लेते हैं कि जंतर मंतर की जो निर्माण है, जंतर मंतर का निर्माण है, ये किसने किया? निर्माण किसने किया? तो ये किया आपकी सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह सेकंड या द्वितीय ने। ठीक है। अब जो 5 हैं, जो सारी 5 आपके जंतर मंतर हैं, ये कहाँ हैं? देखो, एक है आपका दिल्ली में, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 1724 से 25 के अराउंड। सेकंड है आपका जयपुर में। थर्ड है आपका उज्जैन मध्य प्रदेश। फोर्थ है आपका वाराणसी। और फिफ्थ है आपका मथुरा। ठीक है। 2 आपके यूपी में हैं, एक आपका एमपी में है, एक आपका राजस्थान में है और एक आपका दिल्ली में है। क्लियर? इतना समझ में आया सभी को? चलिए, तो जो जंतर मंतर की स्थापना किसने की थी, मतलब किसका, सॉरी, निर्माण किसने किया था? ये आपके सवाई जयसिंह द्वितीय ने किया था। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक, ये ऐसे चलेगा ना, महाराष्ट्र केरल, सॉरी महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आपके कर्नाटक, ऐसे होते हुए चलेगा। ठीक है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और ऐसे ये आपके पश्चिमी घाट है। ठीक है। 2012 में से सम्मिलित किया गया। राजस्थान की पहाड़ी दुर्ग, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, 6 किले हैं। आमेर का किला, गागरोन का किला, जैसलमेर का, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथोड़। ठीक है। जो आपका जैसलमेर का जो किला है, इसे क्या बोलते हैं? गोल्डन फोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन, क्या बोलते हैं? फोर्ट बोलते हैं आपके जैसलमेर के किले को। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे सनसेट होता है, तो यहाँ पर एक सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं जब इस किले पर, तो एकदम पूरा गोल्डन कलर में दिखता है ना, इसलिए इसका नाम, इसको जैसलमेर को क्या बोलते हैं? गोल्डन फोर्ट बोला जाता है। ठीक है। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया आप सभी को? चलिए, नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश, 2014, है ना। क्लियर? रानी की बाव गुजरात में 2014 में से 2014 में इसे सम्मिलित किया गया आपके वर्ल्ड हेरिटेज में। इसे मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में बनाया गया।
किसमें? मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में से बनाया गया। क्लियर? फिर सोलंकी वंश द्वारा निर्मित सरस्वती नदी के किनारे है और रानी की बाव आपके 100 रुपये के नोट पर है। क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए, जो ना समझ में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। ठीक है? क्लियर हुआ? लास्ट में मैं कमेंट भी पढ़ूंगी। जो मैंने लास्ट क्लास ली थी, मैंने उसमें आपसे पूछा था कि भाई क्या करना है, आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है? तो वही मैं आपसे यहाँ पर बोलूँगी कि जो जो मैंने पूछा था वो किसी ने बताया या नहीं बताया, और नहीं बताया होगा तो मैं क्या ही करूँगी भाई, आपकी मर्ज़ी, आपको बताना नहीं बताना, मेरा एक वो था पूछने का, तो मैंने पूछा। आपको नहीं आंसर देना था, कोई बात नहीं। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्या है? फिर है नालंदा विश्वविद्यालय, आपके कहाँ है? बिहार में 2016 में से सम्मिलित किया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क प्राकृतिक है ये। ठीक है? सिक्किम में है 2016 में। ये एक मिश्रित है, देखो ये आपकी नेचुरल भी है और कैसी है, प्राकृतिक भी और सांस्कृतिक भी है, दोनों हैं ये। ठीक है? कैसी है ये? आपकी प्राकृतिक भी है और सांस्कृतिक भी है, दोनों है। ठीक है? चलिए, फिर आपका आएगा ली कुर्म ब्रिज वास्तुशिल्प। ये चंडीगढ़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, देख लेना, है ना। फिर आता है अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर गुजरात, साबरमती नदी के किनारे हैं, सुल्तान अहमद शाह द्वारा निर्मित है और यूनेस्को का पहला भारतीय शहर है। अहमदाबाद क्या है? एक ऐतिहासिक शहर है जो यूनेस्को में सम्मिलित है। ये भारत का पहला एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है जो यूनेस्को में शामिल किया गया है। क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए, फिर है मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल। ये कहाँ है? आपके महाराष्ट्र में। चलिए, इसे छोड़िए। गुलाबी शहर जयपुर पिंक सिटी राजस्थान में 2019 में से सम्मिलित किया गया। सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसे 1727 में शहर की स्थापना की। ठीक है? रामपा मंदिर तेलंगाना 2021 में, और काकतीय वंश द्वारा निर्मित, भगवान शिव को समर्पित। ठीक है? इतना क्लियर हुआ? चलिए, धोलावीरा गुजरात। ठीक है? धोलावीरा गुजरात 2021 में से सम्मिलित किया गया। 1968 में पुरातात्विक जगतपति जोशी द्वारा खोजे गए धोलावीरा का नाम गुजरात के कच्छ जिले के एक सॉरी, जो धोलावीरा एक गुजरात का एक गांव है, उसके नाम पर इसका नामकरण किया गया। ठीक है? मोहनजोदारो, फिर गनवेलिया वाला हड़प्पा और राखीगढ़ी के बाद यह सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर था। किसके बाद? मोहनजोदारो, गनवेलीवाला, हड़प्पा और राखीगढ़ी के बाद ये आपका 5वां सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा महानगर है। क्लियर? फोर्टे बनफे शांति निकेतन पश्चिम बंगाल 2023 में इसे सम्मिलित किया गया। ठीक है? क्लियर? इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित शांति निकेतन, जिसका अर्थ है शांति का निवास। क्या है भाई? शांति का निवास, जिसका अर्थ है 1901 में शुरू हुआ। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे विश्व भारती विद्यालय की नींव रखी। किसकी नींव रखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसमें विश्व भारती विद्यालय की नींव रखी थी। क्लियर? चलिए, होयसल मंदिर कर्नाटक 2023 में से सम्मिलित किया गया। वेलूर, हैलीबिड और सोमनाथपुरा मंदिर है। होयसल की पवित्र मंडली है और ये मंदिर कर्नाटक के हसन और मैसूर जिले के वेलूर, हैलीबिंदु और सोमनाथपुर में स्थित है। कहाँ? आपके जो कर्नाटक के हसन और मैसूर जिले के वेलूर, हैलीबिंदु और सोमनाथपुरा में ये स्थित है आपका होयसल मंदिर। क्लियर? चलिए, अब ये जो मंदिर है, देखो इसमें से इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ। केशव मंदिर वेलूर हसन जिले में है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। केशव किसे बोलते हैं? भगवान विष्णु को। और केशव मंदिर सोमनाथपुर, ये भी देखो केशव मंदिर सोमनाथपुर, ये भी भगवान नरसिंह द्वितीय को समर्पित है। ये भी भगवान विष्णु के समर्पित है।
होयसल राजा नरसिंह द्वितीय के सेनापति सोमनाथ दंडक द्वारा पवित्र भगवान शिव को समर्पित है। अब बचा है होयसल मंदिर हैलीवुड हसन जिला। कौन सा? हैलीवुड हसन जिला है आपका। और राजा विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित भगवान शिव को, जो आपके ये क्या है, होयसल के मंदिर है, इसमें 3 मंदिर सम्मिलित है। ठीक है, 3 में से 2 आपके भगवान विष्णु को समर्पित है और 1 भगवान शिव को समर्पित है। क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ें। फिर है मोइडम चराईदेव जिला, जो कि आपके असम अहोम डायनेस्टी से संबंधित रखते हैं। यह पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत है। कैसा है भाई? ये सांस्कृतिक विरासत है। क्लियर हुआ? चराईदेव मोदैम एक असम की पिरामिड भी कहा जाता है। इसे असम का क्या कहा जाता है? पिरामिड कहा जाता है। क्लियर? यह मध्यकालीन अहोम साम्राज्य की पहली राजधानी हुआ करती थी। आपके कौन सी? आपकी अहोम डायनेस्टी की जो थी मध्यकालीन में, वो अहोम साम्राज्य की पहली राजधानी हुआ करती थी। यह अहोम शाही परिवार के सदस्यों के नश्वर अवशेषों को दफनाया जाता था। जो वहाँ पे डेड बॉडीज़ हुआ करती थी, जो आपके अहोम शाही साम्राज्य के जो उसके मेंबर थे, उस फैमिली मेंबर्स, किसके? आपके अहोम डायनेस्टी के जो मेंबर्स थे, उनके अवशेषों को यहाँ पर दफनाया जाता था। इन टीलों में मृतकों को उनके शाही परिधानों, हथियारों और निजी सामान के साथ दफनाया जाता था। बेसिकली क्या होता है कि अपन लोग जो दफनाते हैं या जलाते हैं तो अपन कुछ भी नहीं रखते, पर इनके क्या होता था, उसमें उनकी शाही पोशाक मतलब कि कपड़े, उनके जो वेपन्स, हथियार वगैरह हैं, उनके जो निजी सामान है, उसके साथ उन्हें दफनाया जाता था। ठीक है। चराईदेव मोदाइम ताई अहोम जनजातियों के राजा का कब्र स्थल है। ठीक है, क्या है भाई? एक कब्र स्थल है आपका मोदाइम, जो कि आपके अहोम डायनेस्टी से संबंधित असम में है और 2024 को इसे सम्मिलित किया गया था विश्व विरासत में। फिर ये हमने देख ही लिया था कि महाराष्ट्र के 11 जिले और तमिलनाडु का 1 जिला, जो कि आपका 44th क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से सम्मिलित किया गया, ये है, जो कि ये नया है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। तो इसी के साथ आपकी यहाँ पर क्या होती है, क्लास समाप्त। मैंने जो आपसे इससे पहले वाली जो आपकी कौन सी वाली, वेटलैंड वाली रामसर साइट की जो मैंने क्लास ली थी, उसमें क्या करा था, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो देखते हैं उसके आंसर किस किसने दिए हैं। देखो एक सेकेंड में ओपन कर लूँ, किस किसने आंसर दिया, देखती हूँ भाई कौन मेरी बात मानता है। तो फर्स्ट आंसर आया है एग्ज़ाम महाकुंभ। ठीक है, क्या लिखा है इन्होंने? भारत में पहली रामसर साइट, ओडिशा की चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। वेरी गुड, खुशी होती है पढ़कर जो लोग रिप्लाई करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब कुछ होता नहीं है पता है, चलो हमने पूछा, आपको बताना ना बताना डजंट मैटर, पर क्या होता है कि हम लोग मोटिवेट होते हैं इस चीज़ से। भाई हमने पूछा कि सामने वाले स्टूडेंट या जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो हम लोग को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कुछ अगर हम लोग कोई वर्क दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, तो वो लोग कर रहे हैं, तो हम लोग को भी फिर मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार, बच्चे देखते हैं क्लास को, पढ़ते हैं, समझते हैं, कुछ पूछो तो बताते हैं, तो हम लोग का भी और मन होता है कि भाई नहीं और पढ़ाते चलो। अगर आप लोग का भी सही रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर हम लोग इतनी मेहनत क्यों बने कि सारे पीपीटी बनाएं या बनवाएं किसी से, और फिर अपना टाइम भी दें, खुद के सारे काम करके आपको पढ़ाना करना भी होता है, सारी चीज़ें है ना, खुद का भी वर्क देखना पड़ता है। अगर हम लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं आप लोग नहीं आंसर देते तो फिर आप मज़ा नहीं आता है ना, इसलिए आंसर दिया करो। फिर एक है रोहित शर्मा H7W3C, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, नाइस क्लास, होमवर्क आंसर। रामसर साइट सबसे बड़ी है सुदर्शन वेंडल जो आपके वेस्ट बंगाल में है, सबसे ऊंची है तोसमेरी जो लद्दाख में है, सबसे छोटी रेणुका वेटलैंड जो हिमाचल प्रदेश में है, नई है सेखुआ लेक वर्ल्ड सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश में है, सबसे पहली है चिल्का लेक उड़ीसा, और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान 1 अक्टूबर 1981, और क्या है, भारत में शामिल हुआ 1 फरवरी 1900। वेरी 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 गुड, एक्सलेंट, फैबुलस। रोहित शर्मा ने काफ़ी अच्छा पूरा डिटेल में जो मैंने पूछा था आंसर दिया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, खुशी होती है पता है ये सारी चीज़ें पढ़ के। फिर एग्जाम कुंभ ने भी चलो अलग अलग उन्होंने, सबसे ऊंची रामसर साइट है
त्योसा मेमोरी लद्दाख की सबसे बड़ी सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सबसे छोटी रेणुका वेटलैंड। वेरी गुड। पर ये क्या है, इतने सारे लोगों ने देखा है, 161 व्यूज़ हैं, 11 लाइक्स हैं, चलो ठीक है, पर आंसर 6 आए हैं, पर 2 लोगों ने ही आंसर दिया, तो ये थोड़ी गलत बात है। एटलीस्ट 60 लोग तो आंसर करते, तब तो मज़ा आता है ना। 161 व्यूज़ हैं अभी तक जो मेरे इसमें शो हो रहे हैं यूट्यूब पर, उसमें से 6 लोगों ने, कम से कम 60 तो करते मैसेज कमेंट, तब तो मज़ा आता। खैर कोई बात नहीं। जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछे हैं वो आपको उसके आंसर देना है आपके कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते खेलते रहिए, थोड़ी मस्ती भी करिए, अपने स्पोर्ट्स भी इंजॉय कीजिए, बट पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।